वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडियन आर्मी सोल्जर जनरल ड्यूटी का जो एग्ज़ाम 28 मार्च 2021 को राजपूताना राइफल सेंटर दिल्ली कैंट आईआरओ सेंटर पे जो कंडक्ट हुआ था, उसी का यह ओरिजिनल क्वेश्चंस पेपर का हैंड नोट्स है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो सेशंस में टोटल 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखकर जाइएगा। आने वाले इंडियन आर्मी के सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट्स रहेगा। फ्रेंड्स, सभी सेक्शंस को डिस्कस करेंगे, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस और मैथमेटिक्स और रीजनिंग सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, देख सकते हैं प्रॉपर ढंग से मैं नोट्स प्रिपेयर किया हूँ ताकि आपको एक अच्छा एनालिसिस मिले। पेपर में धुंधला दिखाई दे रहा था, इसलिए मैं हैंड नोट्स बनाकर ही आपको एनालिसिस देता हूँ ताकि आपको प्रॉपर ढंग से सभी क्वेश्चंस को एनालिसिस करने में आसानी हो। देख सकते हैं आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से जुड़ के, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वीडियो सेशन एंड होने के बाद मैं इसका पीडीएफ अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। तो चलिए फ्रेंड्स, देरी न करते हुए सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग जनरल नॉलेज के 15 क्वेश्चंस देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर डैश है, तो ये इंदिरा गांधी नहर है, सबसे बड़ी सिंचाई नहर। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था, दिल्ली की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी, तो ये रजिया सुल्तान थी। क्वेश्चन थर्ड पूछा गया था, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो ये 6 वर्ष का होता है। क्वेश्चन फोर्थ पूछा गया था, मीनाबक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो ये चेन्नई में है मीनाबक्कम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5, निम्न में से धौलाधार पर्वत की मशहूर जनजाति कौन है। ऑप्शन था औबोर, थारू, लेप्चा, गद्दी, तो आंसर हो जाएगा गद्दी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 1893 में शिकागो में होने वाली विश्व धार्मिक सभा में किसे एक प्रभावशाली हिंदू के रूप में सराहा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद जी को। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, पूछा है निम्न में से कौन सा राज्य बुद्ध के जीवन से जुड़े थे, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा कौशल राज्य से जुड़े थे, बुद्ध के जीवन जो जुड़ा था। क्वेश्चन 8 देखिए, किस बैंक का मुख्यालय मणिपाल कर्नाटक में स्थित है, तो सिंडिकेट बैंक का जो मुख्यालय है मणिपाल कर्नाटक में स्थित है। क्वेश्चन 9 देखिए, आर्द्रता को पूरे तौर पर ग्रहण करने के पश्चात हवा क्या कहलाती है, तो ये भरी हुई हवा कहलाती है, यानी संतृप्त हवा कहलाती है। क्वेश्चन 10 देखिए, भूमध्य रेखा डैश डिग्री माध्यम पर स्थित है, तो ये 0 डिग्री माध्यम पर स्थित है भूमध्य रेखा। क्वेश्चन 11 देखिए, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, तो मुंबई में हुआ था। क्वेश्चन 12 देखिए, भारत का सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खदान डैश में है, तो ये जादूगौड़ा में स्थित है। क्वेश्चन 13 देखिए, खासी और गारो जनजाति मुख्य रूप से डैश में रहती है, तो ये मेघालय राज्य में रहती है। क्वेश्चन 14 देखिए, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय शासन अकादमी कहाँ स्थित है, तो मसूरी में स्थित है। क्वेश्चन 15 देखिए, कंबाला एक पारंपरिक भैंस दौड़ का आयोजन किस राज्य में होता है, तो ये कर्नाटक राज्य में होता है। अब सामान्य विज्ञान के 15 क्वेश्चन देख लीजिए। 16 देखिए, तत्वों के वर्गीकरण का अष्टक सिद्धांत किसने दिया था, तो न्यूलैंड्स ने दिया था। क्वेश्चन 17 देखिए, पर्यावरण तंत्र समावेश है। ऑप्शन था कोई नहीं, निर्जीव घटक, जीवित घटक और बी और सी। तो देखिए, निर्जीव घटक और जीवित घटक इन दोनों का समावेश है पर्यावरण तंत्र में। क्वेश्चन 18 देखिए, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं, तो बादलों वाले दिन में नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन 19 देखिए, कौन सा पदार्थ तरल से ठोस में परिवर्तित होने पर भी नहीं फैलता है, तो मुद्रण धातु जो होता है, ये पदार्थ जो होता है तरल से ठोस में परिवर्तित होने पर भी नहीं फैलता है। क्वेश्चन 20 देखिए, टॉक्सिकोलॉजी डैश का अध्ययन है, तो ये रासायनिक पदार्थ का अध्ययन है। क्वेश्चन 21 देखिए, इनमें से कौन सा कार्बोहाइड्रेट्स है। ऑप्शन था टारपेंटियन तिन, उसके बाद गन्ने की चीनी, नायलॉन, हाइड्रोजन परऑक्साइड, तो इसका आंसर हो जाएगा गन्ने की जो चीनी है ये इसमें कार्बोहाइड्रेट्स है, ये कार्बोहाइड्रेट्स है। क्वेश्चन 22 देखिए, कौन सा विटामिन है जो एक अंडे में नहीं पाया जाता है, तो देखिए विटामिन सी जो होता है ये खट्टे पदार्थ खट्टे चीज़ों में पाया जाता है, जबकि विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन डी ये अंडे में पाया जाता है। क्वेश्चन 23 देखिए, सोने की परमाणु संख्या क्या है, तो ये है 79।
क्वेश्चन 24 देखिए, सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। ऑप्शन था मिट्टी में, हवा में, पानी में और सभी में। तो उपयुक्त सभी में पाया जाता है सूक्ष्म जीव। क्वेश्चन 25 देखिए, भोजन की ऊर्जा डैश में मापी जाती है। तो ये कैलोरी में मापी जाती है। क्वेश्चन 26 देखिए, निम्न में से कौन सी धातु है। ऑप्शन था ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन और बेरियम। तो देखिए, ब्रोमीन एक अधातु है, क्लोरीन और फ्लोरीन गैस है, जबकि बेरियम क्या है, एक धातु है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 27 देखिए, निम्न धातुएं खुली अवस्था में पाई जाती है। तो देखिए ऑप्शन था एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, लोहा, प्लेटिनियम। तो प्लेटिनियम जो है ये जो धातु है खुली अवस्था में पाई जाती है। क्वेश्चन 28 देखिए, मीथेन का रासायनिक सूत्र पूछा गया है। तो ये CH4 होता है। क्वेश्चन 29 पूछा गया था, मेढक अपने डैश से सांस लेते हैं। तो त्वचा से सांस लेते हैं। क्वेश्चन 30 पूछा गया है, प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक है। तो इसका आंसर हो जाएगा मीथेन। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, अलजाब्रा के बहुत ही फेमस क्वेश्चन पूछ दिया गया है। डायरेक्ट फार्मूला पर बनेगा ये। यदि x प्लस 1/x बराबर 2 हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि x प्लस 1/x बराबर कुछ भी दिया रहे और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछा जाएगा उसका मान, तो इसका होता है a स्क्वायर माइनस 2 फार्मूला हो जाता है। तो देखिए a की जगह पर ये 2 है ना, तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए 4, 4 में से 2 घटा दीजिए, 2 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि 2 टेबल और 3 कुर्सी का कुल लागत मूल्य 3500 रुपया है। 3 टेबल और 2 कुर्सी का लागत मूल्य 4000 रुपया है। तो एक कुर्सी और एक टेबल के कुल लागत मूल्य क्या होगा। तो हम लोग मान लेते हैं कुर्सी का लागत मूल्य x रुपया और टेबल का लागत मूल्य y रुपया है। तो देखिए 2 टेबल तो 2x, 3 कुर्सी का कुल लागत 3500 है। तो यानी जोड़ इसका है 2x प्लस 3y बराबर 3500। इक्वेशन 1 बन गया। और उसके बाद इक्वेशन 2 में बन जाएगा 3 टेबल और 2 कुर्सी का लागत मूल्य 4000। तो यानी 3x प्लस 2y बराबर 4000 हो जाएगा। 3 2 5x हो जाएगा और 3 2 5y हो जाएगा बराबर 7500। इसको ऐसे 5 का मान ले लेंगे तो ये बटा में आ जाएगा, कट करेंगे तो 1500 रुपया आ जाएगा क्या, x प्लस वाई का वैल्यू। यानी यहाँ पर पूछ ही रहा है कि कुर्सी और टेबल का कुल लागत मूल्य यानी दोनों का योग कितना है। तो x प्लस वाई का योग हो जाएगा 1500। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, कह रहा है एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है तो व्यापारी अंकित मूल्य पर कितना बढ़ाएगा कि 8% का लाभ होगा। तो मान लेते हैं MRP 100 रुपये मान लेते हैं। ठीक है, 10% के छूट दे रहा है यानी 90% में बेच रहा है और ऐसे कर रहा है अंकित मूल्य पर कितना बढ़ाए कि 8% का लाभ भी हो। तो लाभ के लिए 100% में जोड़ देते हैं यानी 108% में वो बेचेगा। तो 90% बराबर हो जाएगा 108 के। तो 100% का वैल्यू निकाल देंगे तो ये आ जाएगा, आप इसको कट पीट करेंगे तो 120। कह रहा है कि अंकित मूल्य पर कितना बढ़ाया जाएगा। तो ये 100 से कितना ज़्यादा है, 20% बढ़ाया जाएगा। यही 20% आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 34 देखिए, 2 और 100 के बीच 3 से विभाज्य सभी विषम पूर्णांकों का योग है। तो देखिए 2 और 100 के बीच में एक तो 3 होगा, 3 से विभाज्य वो भी विषम पूर्णांक। ठीक है, विषम पूर्णांक लिख रहे हैं। उसके बाद 6 नहीं होगा क्योंकि सम पूर्णांक है वो। 9 होगा, ये विषम पूर्णांक होगा। इस तरह 15 होगा और लास्ट में कौन सा होगा, 99। तो अब इसका सबसे पहले हम योग निकालने के लिए सबसे पहले हम n मालूम कर लेते हैं कि इसमें n कितना है। तो देखिए अंतिम माइनस प्रथम बटा d प्लस 1 कर देंगे तो n का मान निकल जाएगा। d यहाँ पर डिफरेंस को शो करेगा। तो देखिए यहाँ पर कितना का 6 का गैपिंग है ना, तो 6 लिखा जाएगा। अंतिम कितना है, 99 में से 3 गया, 99 में से 3 घटा लेंगे और बटा 6 और प्लस 1 करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो 17 आ जाएगा n का वैल्यू। और योग निकालने के लिए क्या करते हैं, अंतिम और प्रथम दोनों को जोड़ के 2 से भाग देकर और n से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बस इसको सिंप्लीफिकेशंस किए हैं तो 867 आ जाएगा, इनका योग आ जाएगा। 2 और 100 के बीच 3 से विभाज्य सभी विषम पूर्णांकों का योग हो जाएगा 867। क्वेश्चन 35 देखिए, 2 3 5 9 17 35 और 65 डैश को हल करें। तो देखिए आगे के टर्म में क्या होगा ये पूछ रहा है। तो इसमें देखिए सब में यही लागू हो रहा है। 2 दूना 4 मतलब 2 से आगे मल्टीप्लाई हुआ है उसमें 1 घट गया। जैसे 2 दूना 4, 4 में से 1 घट गया 3, उसके बाद 3 दूना 6, 6 में से 1 घट गया 5। इस तरह घटेगा तो आगे 65 है ना, 65 में 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और 1 घटेगा तो 129 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, कह रहा है यहाँ पे यदि px स्क्वायर प्लस qx प्लस 2 बराबर 0 के मूल्य मतलब क्या होता है, शून्य एक दूसरे के पारस्परिक है मतलब उल्टा है। तो ऑप्शंस पे देखिए p का वैल्यू दिया गया है यानी p का मान ज्ञात करना है। तो देखिए 2 शून्य मान लेते हैं अल्फा और बीटा है। ठीक है, और एक दूसरे के उल्टा है यानी अल्फा जो हो जाएगा 1/बीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए हम इनको दोनों को गुणा करते हैं, अल्फा
मल्टीप्लाई बीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 के बराबर होगा। कैसे, मान लीजिए यहाँ पर अल्फा के जगह पर हम 1/बीटा रखेंगे तो बीटा से बीटा कट जाएगा यानी 1 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या किया हूँ, अल्फा गुणे बीटा बराबर 1 रखा हूँ, और अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, एक फार्मूला होता है C/A। C/A होता है, यानी C का वैल्यू कितना दिया है, तो C का वैल्यू यहाँ पर 2 है, तो 2, और उसके बाद A का वैल्यू P है, तो 2/P किसके बराबर हो जाएगा, 1 के। बस बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो P का वैल्यू 2 आ जाएगा, तो यही आंसर हो जाएगा, P का वैल्यू 2 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, यहाँ पर ऐड करने के लिए सिंपल दिया गया है, तो सबको ऐड कर लीजिए। तो देखिए दशमलव के सामने दशमलव को सबको रखिए और सिंपली ऐड करेंगे तो 2.822 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 38 देखिए, परसेंटेज का क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। एक परीक्षा में विद्यार्थी को 40% अंक चाहिए, ठीक है, परसेंट में कितना परसेंट चाहिए, 40%। सभी प्रश्नों के अंक बराबर है, सभी प्रश्न के अंक बराबर है, ठीक है। एक विद्यार्थी ने 15 सवाल हल करके 10 सही उत्तर दिया है, 10 गो सही उत्तर दिया है, तो परीक्षा में कुल कितने परसेंट है। मान लेते हैं परीक्षा में 100% क्या है, परीक्षा में कुल कितने प्रश्न है, 100% है, ठीक है। तो देखिए 40% का वैल्यू 10 सही उत्तर दे रहा है, यानी 40% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 100% का वैल्यू कट पिट करेंगे तो 25 आ जाएगा, यानी 25 कितने प्रश्न है, 25 प्रश्न है। क्वेश्चन 39 देखिए, कह रहा है गुणक x और y का एलसीएम डैश है, मतलब x और y का एलसीएम क्या है, जहां y जो है x का गुणक है। अब देखिए x का गुणक है y, मतलब आप मान लीजिए 2 का गुणक है 4, ठीक है, तो 2 और 4 के बीच में एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी जो मान लीजिए x के जगह पर हम 8 लेते हैं, 8 का गुणज है 24, तो 24 क्या है, y है। तो अब देखिए 8 और 24 का एलसीएम क्या होगा, तो y ही होगा ना, क्योंकि 24 ही के बराबर हो जाएगा। तो y क्या हो जाएगा, x और y का एलसीएम क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 40 देखिए, कह रहा है 5 व्यक्ति अगर एक काम को 12 दिन में करते हैं तो उसी काम को 6 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे। बिल्कुल MDH लगा दीजिए, 5 व्यक्ति 12 दिन में, तो उसी काम को तो बराबर हो जाएगा 6 गुणे, तो उसी काम को 6 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे, 6 गुणे D कर देंगे, कट पिट करेंगे तो 10 दिन आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, टाइम एंड डिस्टेंस के बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है यहाँ पर 40 किलोमीटर पर आवर की गति से चलने वाली एक रेल यानी ट्रेन अपने गंतव्य स्थान पर समय से पहुंचती है, ठीक है। फिर कह रहा है यदि रेल का औसत गति, उसी रेल का औसत गति 35 किलोमीटर पर आवर कर दी जाए तो उसे दूरी तय करने में 15 मिनट ज़्यादा लगता है। बिल्कुल ज़्यादा लगेगा, क्योंकि देखिए मान लीजिए आप चाल को कम करेंगे तो समय तो ज़्यादा लगेगा ही, बिल्कुल उल्टा होगा। तो कुल दूरी बतावें, तो देखिए हम लोग इसे क्या करेंगे, रेशियो मेथड से बनाएंगे, बहुत ही सिंपल बन जाएगा। देखिए फर्स्ट स्पीड दिया है 40 किलोमीटर और सेकंड स्पीड दिया है 35 किलोमीटर। तो देखिए आप सभी जानते हैं चाल का जो रेशियो होता है वो टाइम के विपरीत हो जाता है। तो देखिए क्या हो जाएगा, टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, 35:40, इसको कट कीजिएगा 7:8 हो जाएगा। अब देखिए 15 मिनट ज़्यादा लगता है, क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पर अंतर कितना दिया है, देखिए कम और ज़्यादा ये क्वेश्चन में रहा है, तो इसका मतलब होता है अंतर को वो डिनोट कर रहा है। तो 7 और 8 के बीच में कितना घंटा का अंतर है, 1 घंटा का अंतर है। 1 घंटा किसके बराबर हो जाएगा, 15 मिनट के। तो देखिए 15 मिनट है ना, तो इसको भी घंटा बदल देते, तो 1 घंटा बराबर हो जाएगा 15/60, तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा 1/4। अगर हम सेकेंड जो टाइम है इसमें 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 घंटा हमारा सेकेंड जो टाइम है 2 घंटा निकल के आ जाएगा। अब सेकेंड में हम टाइम में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अब देखिए सेकेंड जो यहाँ पर चाल दिया है इसमें अगर हम टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा क्या निकल जाता है, दूरी, क्योंकि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो चाल तो दिया है 35 और हमें समय मिल ही गया है 2 घंटा, तो 35 दूना 70 किलोमीटर ये दूरी निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 42, कह रहा है राम एक समाचार पत्र 0.50 पर लेता है, ठीक है, तो जनवरी महीने के लिए उसे कितने पैसा देना होगा। तो जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31, तो सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15.50 रुपया देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 43, कह रहा है कि निम्नलिखित मिश्रित संख्या को अनुचित अंश के रूप में लिखे, अनुचित अंश के रूप में लिख रहा है। ये 6.2/5 दिया है, तो देखिए 6×5 30 और 30 और 2 32/5 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 44, एक वर्गाकार बगीचे का परिमाप क्या होगा अगर उसका क्षेत्रफल 5625 मीटर स्क्वायर है। तो देखिए क्षेत्रफल, देखिए वर्गाकार बगीचा यानी वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर का मान कितना दिया है, 5625 दिया है। उसका देखिए ए का मान कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट चढ़ जाता है इस तरह, तो रूट चढ़ेगा, बस ए का वैल्यू निकल जाएगा 75, क्योंकि 75 का स्क्वायर होता है 5625। अब परिमाप लिखना है, परिमाप कितना होता है वर्ग का 4a,
तो ए का वैल्यू 75 है, 4 से 75 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 मीटर परिमाप निकल कर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, कह रहा है अपने मध्य से आवृत्ति वितरण के विचलन का बीजगणितीय जोड़ हमेशा डैश होता है। तो ये शून्य हमेशा होता है, जो बीजगणितीय का जोड़ होता है वो हमेशा शून्य होता है। अब चलिए रीजनिंग के 5 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि गए हुए परसों शनिवार था, मतलब आज ये है, ठीक है, बीता हुआ कल, बीता हुआ परसों शनिवार है, शनिवार मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो कह रहा है कि तो आने वाले परसों कौन सा दिन होगा। तो देखिए बीता हुआ परसों को शनिवार है, तो आज कौन सा दिन होगा, तो बीता कल रविवार होगा, फिर आज होगा सोमवार, फिर आने वाला कल मंगलवार, और उसके बाद परसों कौन सा होगा, बुधवार। तो आंसर बुधवार हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 46 देखिए, ब्लड रिलेशंस। ब्लड रिलेशंस में सबसे पहले मैं कुछ कंसेप्ट क्लियर कर दूं। देखिए सबसे पहले आप जो मेल कैंडिडेट हैं उनको आप इस तरह स्क्वायर से डिनोट कीजिएगा, और फीमेल है उसको आप इस तरह सर्कल से डिनोट कीजिएगा, ठीक है। और यदि कोई मैरिड है जैसे, तो उसको आप इस तरह थोड़ा सा स्प्रिंग टाइप का बनाइएगा, ठीक है। तो चलिए इसी स्टेप पर बढ़ना है, और एक और कंसेप्ट सीख लीजिए। देखिए आप बीच में रखिएगा अपने आप को, स्वयं को, ठीक है। आप अपने भाई को, बहन को, अपनी पत्नी को इस स्टेज में रखिएगा। उसके बाद एक स्टेप आगे बढ़िएगा ऊपर, तो ये इस पे आते हैं माता पिता, माता पिता, उसके बाद चाचा चाची, उसके बाद मामा मामी, ये सभी लोग आते हैं। एक स्टेप और आगे बढ़िएगा तो वो आप फिर आते हैं दादाजी दादी, नाना नानी, ये सभी लोग आते हैं। और देखिए ये स्वयं का स्टेज है, मतलब बीच में, इसके नीचे आइएगा तो आपका बेटा बेटी भतीजा भतीजी, ये सभी लोग आते हैं। तो चलिए इसी कंसेप्ट को हम लोग बनाते हैं। देखिए कह रहा है महेश के बेटे सुरेश का विवाह सिया से हुआ है। महेश जो है इसका बेटा है सुरेश, इसका विवाह सिया से हुआ है। तो देखिए सिया लड़की है तो इसको हम सर्कल से डिनोट किए, बेटा है तो हम लोग इस तरह स्क्वायर में डिनोट किए हैं, और शादी हुआ है तो स्प्रिंग से लगा दिए हैं, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। जिसकी बहन जिया का विवाह सुरेश के भाई अमर से हुआ है। सुरेश का भाई जो है अमर, उसका विवाह जिया से हुआ है, मतलब जिया जो है, और ये सिया की बहन है, ठीक है, अमर से हुआ है। अब कह रहा है जिया का महेश से क्या संबंध है, मतलब महेश जिया को क्या कहेगा। तो देखिए महेश का बेटा जो है अमर, उसका शादी हुआ है ना जिया से, तो महेश का ये क्या हो जाएगा, बहू लगेगी जिया, तो आंसर हो जाएगा बहू। अब देखिए क्वेश्चन 48 कह रहा है श्रृंखला को पूरा करें, DEF, फिर DEF2। देखिए F1 है, आगे F2 बढ़ा, फिर DE2F2। देखिए सबसे पहले आगे F2 बढ़ा है, एक बढ़ा, फिर उसके बाद E2 बढ़ गया, तो फिर D2 बढ़ेगा ना, तो D2 E2 और F2, ये आंसर हो जाएगा। आप बहुत सिंपल है। क्वेश्चन देखिए, जूते में हमेशा डैश होते हैं। ऑप्शन था लेस, चमड़ा, तलवा, स्ट्रैप। तो आंसर हो जाएगा तलवा। बहुत सारे जूता में लेस नहीं होता है, चमड़ा भी नहीं होता है, स्ट्रेप भी नहीं होता है, लेकिन तलवा सब में होता है। क्वेश्चन देखिए 50, मत्स्य का संबंध मत्स्य वृंद से है, तो भेड़िया का संबंध किससे है, तो झुंड से संबंधित है। मतलब मत्स्य के जो भीड़ होता है उसे मत्स्य वृंद कहते हैं, तो भेड़िया के जो झुंड ऐसे ऐसे भीड़ लगता है उसे झुंड बोलते हैं। तो आई होप कि आप सभी को यह एनालिसिस अच्छा लगा होगा। आप इसका PDF डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के एनालिसिस में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।